हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो क्लास को कंटिन्यू करते हुए और क्लासेस आपको कैसी लग रही हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें बेटा। और आज आपकी सुबह में अधिगम और अर्जन हिंदी में क्लास हुई थी बेटा। तो थ्योरी क्लास थी और थ्योरी क्लास के साथ साथ उसमें प्रैक्टिस भी कराई गई थी, तो आप लोग जाकर देख लीजिए। ठीक है, फ़िलहाल क्लास को हम शुरू करते हैं। ठीक है, और जिन बच्चों ने अभी भी थ्योरी क्लासेस नहीं देखी हैं तो वो लोग जाकर थ्योरी क्लासेस एक बार देख लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा 8वां कि शर्मिंदगी यानी कि शर्मिंदगी क्या है। शर्मिंदगी बच्चों को अधिगम हेतु अभिप्रेरित करने के लिए बहुत प्रभावशाली है। यह शर्मिंदगी के भाव को अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में बारंबार पैदा करना चाहिए। यह शर्मिंदगी का संज्ञान से कोई संबंध नहीं है। यह शर्मिंदगी का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 का आपको आंसर देना है। ठीक है, अगर आपको इसका उत्तर नहीं भी आता है, मैंने आपको पहले भी बताया था बेटा कि आप लोग क्या करेंगे, ऑप्शन को काटना सीखेंगे। यदि आप ऑप्शन को काटना सीख जाते हैं तो आराम से आप लोग अपने उत्तर तक पहुंच सकते हैं। देखो, अगर बच्चा शर्मिंदगी में है, ठीक है, तो बच्चों को अधिगम हेतु अभिप्रेरित करता है। अब बताओ, बच्चा जब शर्मिंदा हो गया है तो वो क्या अभिप्रेरित हुआ पढ़ने के लिए, किसी भी चीज़ के लिए अभिप्रेरित होगा अगर वो शर्मिंदा होगा? तो ऐसा तो नहीं है ना। तो अभिप्रेरित तो नहीं होगा। अभिप्रेरित तो तब होगा जब उसके मतलब का सब कुछ होगा। ठीक है, उसके वातावरण से जोड़कर आप पढ़ाएंगे, कहानी किस्से के माध्यम से सिखाएंगे, जो गेम में वो इंटरेस्ट लेता है उस गेम के माध्यम से सिखाएंगे। भला कोई बच्चा शर्मिंदगी का है, या आप ही समझिए आप शर्मिंदा हो गए किसी बात से, तो आप क्या अभिप्रेरित होंगे उस चीज़ से? नहीं होंगे ना। तो ये ऑप्शन कट गया। कह रहा है शर्मिंदगी के भाव को अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में यानी कि सीखने की प्रक्रिया में बारंबार पैदा करना चाहिए। देखो, ये भी निगेटिव है। पैदा क्यों करेंगे भैया, हम तो इसको इग्नोर करेंगे, बच्चे से दूर लेके जाएंगे, अलगाव करेंगे। कहता है शर्मिंदगी का संज्ञान से कोई संबंध नहीं है। बिल्कुल संबंध है। ठीक है, संबंध कैसे है? सपोज करिए किसी ने आपको गाली दी हिंदी में और आप तो आती है बांग्ला। ठीक, अब यदि आपके संज्ञान, क्योंकि आपको बांग्ला आती थी, ठीक है, बांग्ला भाषा आती थी, हिंदी में किसी ने आपको गाली दे दी तो आपके संज्ञान में तो गई लेकिन कोई प्रभाव नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि आपको हिंदी भाषा आती ही नहीं थी, इसलिए आपने कोई संज्ञान नहीं लिया। लेकिन सपोज़ कीजिए कि आपको हिंदी भाषा आती है और आपने किसी ने आपको हिंदी में ही गाली दे दी, तो जैसे ही आप बात को सुनेंगे और संज्ञान में लेते ही उसको मारना शुरू कर देंगे, या आप भी गाली गलौज करना शुरू कर देंगे। और ये कह रहा है कि संबंध नहीं है, तो बिल्कुल संबंध है। अब आप बताइए कि मुझे आंसर पता था फिर भी मैं अपने आंसर तक पहुँच गया कि शर्मिंदगी का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है बेटा। ठीक है, कैसा प्रभाव पड़ता है? नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 9 कहता है आपका कि अधिगम का संरचनात्मक विचार ये सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में बच्चे कैसे होते हैं। बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं या बच्चे पूर्ण रूप से पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर होते हैं, बच्चों की कोई भूमिका नहीं होती है, बच्चे पूर्ण रूप से वयस्कों पर निर्भर होते हैं। अब इसमें भी आप वही ट्रिक लगा सकते हैं बाल केंद्रित शिक्षा की। बेटा केवल बाल केंद्रित शिक्षा ले लें या आप लोग ऑप्शन को काटना सीख जाएं, इसी में ही आप सीटेट को आराम से क्रैक कर सकते हैं। 120 नंबर आपके कहीं नहीं गए हैं। ठीक, संरचनावादी में हमारे जीन पियाजे आ गए, वाइगोस्की आ गए, ये सब क्या कहते हैं? बच्चे सक्रिय रूप से सीखते हैं। ठीक है, सोशलाइजेशन होता है, खेल के माध्यम से सीखते हैं। तो अधिगम क्या है? पहले हम अधिगम जानते हैं। अधिगम एक निरंतर चलने वाली यानी कि सतत एवं निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो बालक के जन्म से शुरू होती है और कहाँ तक जाती है? मृत्यु पर्यंत निरंतर चलती रहती है। तो अगर हम ऑप्शन को काटें तो देखो, कहता है कि बच्चे पूर्ण रूप से वयस्कों पर निर्भर होते हैं, तो पूर्ण रूप से वयस्कों पर निर्भर होते हैं। अगर आप इसको टिक करेंगे तो यहाँ पे बाल केंद्रित शिक्षा का हनन हो जाएगा, क्योंकि बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चा सेंटर में होता है, बच्चे के अकॉर्डिंग ही सब कुछ होता है। लेकिन ये कह रहा है कि वयस्कों पर निर्भर होते हैं, तो ये ऑप्शन उसकी वजह से कट गया आपका। बच्चों की कोई भूमिका नहीं होती है। भैया बालक केंद्रित शिक्षा है तो बालक की ही तो भूमिका होगी ना, तो ये भी ऑप्शन कट गया बाल केंद्रित शिक्षा से। कहता है बच्चे पूर्ण रूप से पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर रहते हैं। ऐसा भी नहीं है, केवल पाठ्य पुस्तकों पर नहीं रहते हैं बच्चे, पाठ्य पुस्तक पर, खेल के माध्यम से, टीएलएम के माध्यम से, वो जिस वातावरण में पढ़ रहे हैं वहाँ का वातावरण कैसा क्रिएट किया जा रहा है, शिक्षकों पर, खुद पर भी निर्भर होते हैं। तो ये ऑप्शन यहाँ से कट गया। अब आप बताइए, एक ही उत्तर बचता है कि अधिगम का संरचनात्मक विचार ये सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। ठीक है, सक्रिय होकर सीखते हैं तो बच्चा जल्दी सीखता है। जिसमें बच्चा खुद करता है, अपने हाथों से इन्वॉल्व होता है, उसमें बच्चा जल्दी करके सीखता है। यही आपके जीन पियाजे भी कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है। कहता
अधिगम के लिए, अधिगम क्या है बेटा? सीखना है, मैंने अभी बताया। कहता है कि कौन सा इनमें से धारणा उपयुक्त है। कहता है प्रयासों से कोई फर्क नहीं पड़ता, असफलता अनियंत्रित है, योग्यता अटल है, योग्यता सुसाध्य है। ठीक, अब देखिए अधिगम के लिए पहले मैं डायरेक्टली बता देता हूँ, फिर ऑप्शन काट कर बताऊँगा कि आप ऑप्शन तक कैसे पहुँच सकते हैं। देखिए अधिगम के लिए सर्वाधिक उपयुक्त जो धारणा है वो सीधी सीधी यही है, योग्यता सुधार रहे, योग्यता सुधार रहे, यानी कि शिक्षक तथा अभिभावकों आदि के द्वारा किए गए विशेष प्रयास से बालक की योग्यता में अपेक्षित सुधार करने के साथ साथ उसे बढ़ाया जा सकता है। इसे ही हम योग्यता सुधार रहे कहते हैं। अब हमसे कह रहा है कि अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है। यदि आप कोई सीखता है तो उसका सीखना क्या कहलाता है? तो सीखने का धारणा जो होती है योग्यता में सुधार करने के लिए होता है। ये समझ में आ गया, ऑप्शन नंबर डी होगा। अब सपोज करिए कि आपको इस लॉजिक से आंसर नहीं आता है तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन को काटेंगे। कैसे? कहता अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है। कहता है प्रयासों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। बिल्कुल प्रयासों से फर्क पड़ता है, प्रयास से फर्क पड़ता है। तो प्रयास त्रुटि एवं प्रयास का आपने नियम सुना होगा थॉर्नडाइक का। तो प्रयासों से फ़र्क पड़ता है, वो एक कहावत है इंग्लिश में कि प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, तो सुनी होगी आप लोगों ने। तो प्रयासों से फ़र्क पड़ता है, लेकिन ये हमसे कह रहा है कि नहीं पड़ता है। कहता है कि अधिगम असफलता अनियंत्रित होती है। क्या आपको पता है कि असफलता अनियंत्रित होती है? ऐसा तो नहीं है, असफलता कभी भी अनियंत्रित नहीं होती है। कहता है योग्यता अटल होती है, तो योग्यता कभी भी अटल नहीं होती। योग्यता तो अब किसी ने बीए कर लिया है तो वो सोच सकता है कि मैंने बीए कर लिया है, मेरी योग्यता अटल हो गई है, इसके बाद मैं कुछ नहीं करूँगा, इसके अलावा कुछ होता ही नहीं है। या आज तक किसी ने ये कहा है कि मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो गई है। देखिए आम बोलचाल में तो आपने यही कहा होगा कि हाँ मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो गई है, लेकिन यकीन कीजिए यदि आप बहुत गहराई से सोचते हैं तो पढ़ाई कभी ख़त्म ही नहीं होती। आप कुछ भी पढ़ते रहिए, पढ़ाई कभी ख़त्म ही नहीं होगी। ठीक, एक ही ऑप्शन बचता है। देखिए मैंने फिर बताया, आप लोग ऑप्शन काटना सीखिए। यदि लॉजिक नहीं आता है तो आप लोग आराम से अपने उत्तर तक पहुंच सकते हैं। बार बार मैं यही बोल रहा हूं, आप लोग ऑप्शन को काटना सीखिए। ठीक है, आपके प्रीवियस ईयर के पेपर जो हैं तैयार हो गए हैं, उसे मैं टेलीग्राम पर अपलोड करने वाला हूं, तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। कहता है निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक होती है। यानी कि संकल्पनात्मक समझ को क्या करती है? संकल्पनात्मक का मतलब होता है जैसे कि कुछ नया करना, सृजनात्मकता, इन चीज़ों से रिलेटेड होती है। कहता है इसमें बढ़ोतरी कैसी होगी? कहता है यदि आप बार बार परीक्षाएं करेंगे तब इसमें बढ़ोतरी होगी, अन्वेषण और संवाद करेंगे तब संकल्पनात्मक समझ बढ़ेगी, प्रतिस्पर्धा यानी कि आपस में क्या करें, गलाकाट प्रतियोगिता करवाएं बच्चों में तब समझ बढ़ेगी, पाठ्य पुस्तक केंद्रित शिक्षा शास्त्र हो तब बढ़ेगी। एक बार मैं लॉजिक बता देता हूँ इसका और एक बार मैं आपको ऑप्शन काट कर बता देता हूँ। दोनों लॉजिक से आप सीखेंगे तो यकीन कीजिए सीडीपी में आप 30 to 30 लेकर आएंगे। ठीक है, देखिए अन्वेषण और जो संवाद होता है विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ, कुछ नया करना, नवाचार, ये बढ़ोतरी करने में सहायक होते हैं। जबकि अगर मैं इसको दूसरे तरीके से समझाना चाहूँ, ये तो सीधा सीधा हो गया जो हमारा अन्वेषण होता है, ये एक लॉजिक है जिसमें मैंने थ्योरी क्लासेस में आपको बताया था। ठीक है, वो थ्योरी क्लासेस जिस बच्चों ने देखी होगी तो वो बच्चे अभी तक कमेंट सेक्शन में आंसर दे चुके होंगे। ठीक, यदि मैं अब ऑप्शन काटना सिखाऊं, संकल्पनात्मक का मतलब मैंने आपको बता दिया, कुछ नया करना। ठीक, देखिए कोई भी क्रिएटिविटी यानी कि जिस काम में भी आप उलझ गए हैं, आप उसको करना चाह रहे हैं, जैसे कोई काम 4 घंटे में होता है, अब आप उस काम को 2 घंटे में करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे समझ का इस्तेमाल करेंगे, संकल्पनात्मक समझ बढ़ेगी। तो अब अगर आप बार बार परीक्षाएँ कराएंगे, क्या सब लॉजिक देखिए कि बार बार परीक्षा कराने से हमारी समझ बढ़ेगी क्या? इस पे तो हम रट्टा मारने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलेगा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। अन्वेषण संवाद बचा चुका हूँ मैं आप लोगों को, अन्वेषण करेंगे, खोजेंगे, बच्चा उसमें इन्वॉल्व होगा, तो यहाँ पे संकल्पनात्मक समझ यानी कि आप किसी बच्चे को पजल दे दिया, अब पजल में वो दिमाग लगाएगा तो यहाँ पे संकल्पनात्मक समझ का विकास होगा। तो ये ऑप्शन आपका ठीक है। ठीक, फिलहाल तो हमें अभी काट के देखना है। मैंने बताया था, टैग वर्ड बताए थे स्टार्टिंग में ही, नोट करते हुए चलिए। किसी भी ऑप्शन में गला काट प्रतियोगिता बच्चों के बीच में नहीं चलेगी, यानी कि प्रतिस्पर्धा ये ऑप्शन निगेटिव है। सीधा सीधा ऑप्शन कटेगा पाठ्य पुस्तक केंद्रित शिक्षा शास्त्र, जो चल ही नहीं रहा है, हमारा चल रहा है एक बाल केंद्रित शिक्षा चल रहा है। क्या चल रहा है? बाल केंद्रित। जब बाल केंद्रित चल रहा है तो ना ही शिक्षक केंद्रित शिक्षा शास्त्र होगा, या ही पुस्तक। एक ही ऑप्शन बचता है अन्वेषण एवं संवाद। दोनों तरीके से मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, तो आप लोग इस तरीके से आप अगर फॉलो करेंगे तो 30 में से 30 या 29 तो पक्के हैं आपके। कहता है बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है,
तो कब होती है ये आपको बताना है। कहता है अधिगम सामाजिक संदर्भ में होता है तब कठिनाई होती है, विषय वस्तु को बहुरूप में प्रस्तुत किया जाता है तब कठिनाई होती है, सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाती है तब कठिनाई होती है, या वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हो तो कठिनाई होती है। 12 का आप लोग बताएंगे। आप लोग इसको भी 2 तरीके से ही बताऊंगा, एक बार ऑप्शन काट कर बताऊंगा और एक बार मैं आपको ऐसे लॉजिक से बताऊंगा। देखो, बच्चों का अधिगम जो होता है वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होना चाहिए। देखो, अगर हर चीज़ बच्चे के अकॉर्डिंग होगी, यानी कि अगर बच्चा कम देखता है तो उसको आप इसका क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे, उसको आगे बैठा लेंगे या चश्मा लगा के देंगे। यानी कि सब कुछ अगर बच्चे के अकॉर्डिंग हो रहा है, ठीक है, वो अंदर से अभिप्रेरित है, तो उसको कठिनाई नहीं होगी। यदि अब एक बात बताइए, बच्चा सुन नहीं पा रहा है और आपने उसे सबसे पीछे बैठा दिया, तो उसे कठिनाई होगी या नहीं होगी? बिल्कुल कठिनाई होगी। पहला ऑप्शन है अधिगम सामाजिक संदर्भ में हो। अधिगम सामाजिक संदर्भ का मतलब है कि उसके समाज से जुड़ा हुआ हो, यानी कि ये ऑप्शन ठीक है, इसमें कठिनाई नहीं होगी। लेकिन हमसे पूछा है कठिनाई होती है, सही वाला उत्तर नहीं होगा। कहता है विषय जो वस्तु है उसके बहुरूपों में प्रस्तुत किया गया हो। बिल्कुल, एक से अधिक तरीके से अगर आप बच्चे के सामने प्रस्तुत करेंगे तो बच्चा इंटरेस्ट भी लेगा, उसको मज़ा आएगा पढ़ने में। ये भी ऑप्शन ठीक है, उत्तर नहीं होगा। अगर वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होगा तब भी उसे कठिनाई नहीं होगी। यदि आप सूचना को अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत करेंगे तब बच्चों को कठिनाई होगी। अब आप कहोगे सर अलग अलग टुकड़ों में करने से तो फ़ायदा है। यहाँ पे सूचना की बात कर रहा है। देखिए, यहाँ पे सूचना की बात कर रहा है, ठीक, किसी सवाल की, सम की, क्वेश्चन की, किसी भी ऐसी चीज़ की बात नहीं कर रहा है। यदि विषय वस्तु को टुकड़ों में प्रस्तुत करता तब ये ऑप्शन ठीक होता। सूचना तो आप पूरी ही बताएंगे ना बच्चों को। सपोज़ तौर पर कल मुझे छुट्टी करना है तो मैं केवल सूचना के तौर पर इतना लिख दूँ या बोल दूँ कि बेटा कल आपकी छुट्टी है, नहीं है, इस तरीके से मैं बोलूँगा नहीं। तो बेटा सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत नहीं करना है, सूचना एक साथ प्रस्तुत करना है। यदि सूचना की जगह पे विषय वस्तु होता है, विषय वस्तु अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए तब ठीक रहता। फिलहाल ऑप्शन हमारा 3 होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं।